दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, यदि आपने नेवी एमआर के साइंस के पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करता है। तो आप इसका क्या हो जाएगा, हृदय, त्वचा, आँखें, मुँह। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का जो आपका जो सी पार्ट है वो आपका आँखें होता है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पता होगा जो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया के दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है आपका, और जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके उपचार के लिए क्या होता है आपको पता होगा, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस होता है, अवतल होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अवतल होता है। और यदि यहाँ पे पूछा जाता है कि हाइपर मेट्रो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, हाई हाई ये लिखा है हाइपर होता है आपका, हाइपर मेट्रो हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया होता क्या, इसका उत्तल लेंस होता है इसका निवारण के लिए, और इसके लिए दूरदृष्टि होता है, पता होगा आपको। आप इसको आप देख लीजिए, मायोपिया के लिए निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा नाम उपचार के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया होती है, इसका दूसरा नाम दूरदृष्टि दोष होता है, उत्तल हो जाएगा आपका। इसका याद रखिए आप। और इसका क्या हो जाएगा, आँखें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और ये दोनों दोष आपके किस में होते हैं, आँखों में होता है। वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के निवारण में प्रयोग किया जाता है आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए, आपका दूसरे का जो डी ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ANGIO यहाँ पे देख लीजिए, और SPERMS, एनजीओ हो जाएगा आपका, और स्पर्मस हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ दूसरा तो आपका यही डी हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, तीसरे का आपका जो ए पार्ट है वो आपका महाधमनी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा हृदय से बाहर जाता है। जो आपका महाधमनी का कार्य क्या होता है, वो महाधमनी होती है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, जो शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा हृदय से बाहर आता है। आप इसको याद कर लीजिए। और तथा CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा हृदय से जाता है। थोड़ा आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। आप यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सहसंयोजी आबंध को क्या कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, जो चौथे का आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा, आणविक बंध हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध को आणविक बंध भी कहते हैं, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये बंध इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर बनते हैं, ध्यान रखिए। और ये जो बंध होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनों, मतलब ई होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर बनते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फर को एस से प्रदर्शित करते हैं क्लोरीन के Cl से। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और एस आपका क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पे दिया गया है में किस प्रकार का बंध हो सकता है। तो एस व Cl में किस प्रकार का बंध हो सकता है, आप बताइए ज़रा। तो इसमें आपका पाँचवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बी पार्ट आपका राइट होता है, ध्रुवीय संयोजक। यहाँ पे जो बी पार्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, ध्रुवीय संयोजक बंध पाया जाता है। और आपको पता होगा, एक और आप याद कर लिए, यहाँ पे जो सोडियम होता है, सोडियम का 11 होता है, और वो Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और आपको पता होगा कि क्लोरीन तो बताया मैंने अभी कि क्लोरीन Cl होता है, 17 होता है। और इन दोनों के बीच यदि बंध पूछा जाए, याद कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम और क्लोरीन के बीच बंध किया कैसा बनता है, वो आपका बनता है आयनिक बंध होता है। यहाँ पे आयनिक बंध होता है। पर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है, सल्फर के बीच पूछा गया था, तो यहाँ पे ध्रुवीय संयोजक
बंद होता है। जो पाँचवें का बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट है। यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। इनमें से आपका छठवें का जो सी पार्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आपकी जो ओजोन आपकी परत होती है O3 होती है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन गैस होती है वो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाती है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो CO2 आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे CO2 गैस एक आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। और आप याद कर लीजिए कि 1997 ईस्वी में CO2 के उत्सर्जन में, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, पूरा याद कर लीजिए आप इसको, उत्सर्जन को नियंत्रित करने पे हेतु क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये थोड़ा आपका इन्फॉर्मेशन है थोड़ी आप इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो अब आपका यहाँ पे वैसे राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब 7वें नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था। तो इन 7वें का आपका राइट ऑप्शन जो ए पार्ट होता है, लॉयड ग्रोकोपमैन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया इधर, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को जाता है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो 8वें का जो सी पार्ट है, एरोमीटर होता है, जो विशिष्ट गुरुत्व को मापने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होगा कि जो यहाँ पे जो बेदीमीटर लिखा है, यहाँ पे फायदोमीटर होता है जो आपका, वो फायदोमीटर जो होता है आपका, वो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। जो समुद्र की गहराई होती है वो आपकी मापने में किया जाता है, आपको पता होगा। और आपका जो, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अब यहाँ पे 9वां नंबर है जो यहाँ पे दिया क्या गया, आप देख लीजिए। और यहाँ पे हाँ ये भी आप देख लीजिए थोड़ा बहुत कि आपको यहाँ पे क्रायोमीटर जो दिया है, फायदोमीटर यहाँ होगा, वो आपकी समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। एरोमीटर इसका विशिष्ट गुरुत्व मापने में किया जाता है। जो क्रायोमीटर आपका क्या होता है, वो आपका होता है ताप मापने में, ध्यान रखिए। और जो एरोमीटर होता है विशिष्ट गुरुत्व मापने में। और जो साइनोमीटर होता है वो आपका आकाश या पानी का नीलापन जो होता है वो आपका ज्ञात करने में किया जाता है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर होता है और बैरोमीटर होता है जो आपका दाब मापता है, वायु के दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो आर्द्रता होती है जो आपकी, वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में 1 या 2 नंबर से हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आते हैं। और यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी का एक संख्या है जो डैश से संबंधित है। यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे चारों ऑप्शन। अत्यंत ऊंचे तापमान, अत्यंत नीचे तापमान, अत्यंत छोटे क्रिस्टल की वृद्धि, अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि। तो यहाँ पे आपके 9वें का जो बी पार्ट है, अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। आप इसको सीधे याद कर लीजिए। जहाँ बताने की आपकी आवश्यकता होगी मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे आपका बी पार्ट राइट है। यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप इसका 10वें का आपका जो सी पार्ट है, कवक विज्ञान कहते हैं। जो आपका जो फफूंद होता है, फफूंद या कवक होती है जो आपकी, वो आपकी जो अध्ययन उसका क्या होता है, कवक विज्ञान कहलाता है। और आपको पता होगा कि फफूंद में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ये तो आपकी थोड़ी वैसी इन्फॉर्मेशन है कि फफूंद में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। थोड़ा मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि याद रहे आपको। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही जमाने में उत्तरदायी होता है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। 11वें का जो आपका सी पार्ट है, लैक्टोबैसिलस, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका कौन सा जीवाणु है, जो जीवाणु का नाम आपका है लैक्टोबैसिलस, जो जीवाणु होता है जो आपका दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। और आपका यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कितने पसलियाँ के जोड़े होते हैं आपके मानव शरीर में। तो आपका 12वें का आपका सी पार्ट राइट हो जाए, 12 होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है ऊष्मा का
यहाँ पे देख लीजिए ऊष्मा का SI इकाई, SI मात्रक क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप। जूल होता है, न्यूटन होता है, कैलोरी होता है, केल्विन होता है। 13 का आपका जो ए पार्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। जूल होता है आपका, जूल होता है आपका ऊष्मा का। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहता हूँ। यदि आपने इनको पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा और इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।